जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो किसकी वकालत करती है? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं की, इनकी नहीं करती है। मातृभाषा अंग्रेजी राज्य की भाषा, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक तथा जनजातीय तथा छोटे छोटे समुदायों में बोली जाने वाली भाषा, इसकी भी नहीं करती है। समूची विद्यालयी शिक्षा में अंग्रेजी के एक अध्ययन के रूप में हो, इसकी भी नहीं करती है। ये करती है मातृभाषा, घर की भाषा, शास्त्रीय भाषाएं, आधुनिक भारतीय भाषाएं तथा विदेशी भाषाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसकी वकालत करती है। डी फॉर डेनमार्क। अगला प्रश्न है, एक बच्ची अपने माता पिता के साथ बिहार से मुंबई आती है तथा वह विद्यालय में हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी सीखती है तथा अपने पड़ोस एवं विद्यालय में अपने मित्रों से मराठी भाषा बहुत अच्छे से सीखती है। आप मराठी सीखने को किस रूप में वर्णित करेंगे? भाषा अर्जन में, भाषा अधिगम में, सहारा देना या परिकल्पना निवेश, किस में देखेंगे? एक बच्ची अपने माता पिता के साथ बिहार राज्य से मुंबई आती है। मुंबई आने के बाद विद्यालय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सीख लेती है। इसके बाद अपने पड़ोस एवं विद्यालय में अपने मित्रों से मराठी भाषा बहुत अच्छे से सीखती है। आप मराठी सीखने को किस रूप में वर्णित करेंगे? तो इसे करेंगे भाषा अर्जन, इसी को कहते हैं भाषा अर्जन। ए फॉर आगरा। अगला प्रश्न, किसी शिक्षार्थी को एक पाठ्य सामग्री पढ़ते समय कुछ संकेत मिलते हैं जो उसे अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में मदद करते हैं। यह किस रूप में जाना जाता है? सरसरी दृष्टि से पढ़ना, बारीकी से पढ़ना, अर्थगत संकेत या सूत्रात्मक संकेत। किसी शिक्षार्थी को एक पाठ्य सामग्री पढ़ते समय कुछ संकेत मिलते हैं जो उस अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में मदद करते हैं, इसे कहते हैं बारीकी पढ़ना। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कुछ संकेत मिलते हैं जो उसे अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में मदद करते हैं। अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में मदद करते हैं, सरसरी दृष्टि से पढ़ना कहा जाता है इसे। ए फॉर आगरा। अगला प्रश्न है कि श्रवण की किस प्रक्रिया में मुख्य विचार समझना, अनुमान लगाना, निष्कर्ष आरेखित करना तथा सारांश लिखना सम्मिलित है? श्रवण की किस प्रक्रिया में मुख्य विचार समझना, अनुमान लगाना, निष्कर्ष आरेखित करना तथा सारांश लिखना सम्मिलित है? ऊर्ध्वन्मुखी बॉटम अप श्रवण प्रक्रिया, सूचना के लिए श्रवण, अधोमुखी टॉप डाउन श्रवण प्रक्रिया, सूचनात्मक श्रवण। इसे कहते हैं श्रवण की किस प्रक्रिया में मुख्य विचार समझना, अनुमान लगाना, निष्कर्ष आरेखित करना तथा सारांश लिखना सम्मिलित होता है ऊर्ध्वमुखी बॉटम अप श्रवण प्रक्रिया। अगला प्रश्न, संज्ञाएं, क्रियाएं, विशेषण
क्रिया विशेषण के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। विषय वस्तु के शब्द, क्रिया शब्द, निष्क्रिय शब्द संपदा, सक्रिय शब्द संपदा। जो संज्ञाएं हैं, क्रियाएं हैं, विशेषण हैं, क्रिया विशेषण है के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। विषय वस्तु के रूप, या क्रिया शब्द के, या निष्क्रिय शब्द के, या सक्रिय शब्द संपदा। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सक्रिय शब्द संपदा। अगला प्रश्न है, संरचनाओं के बारे में ज्ञान तथा इसे सीमित अभ्यास द्वारा वर्णित करना व क्रियान्वित करना क्या कहते हैं? कार्य विधिक ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान, व्याकरण, अनुवाद प्रक्रिया, भाषा प्रक्रिया। संरचनाओं के बारे में ज्ञान तथा इसे सीमित अभ्यास द्वारा वर्णित करना व क्रियान्वित करना, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहेंगे घोषणात्मक ज्ञान। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक भाषा में संदर्भ से पठन सामग्री का स्रोत है। बनावटी पठन सामग्री, साहित्यिक कार्य, पाठ्यपुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित पठन सामग्री, प्रमाणिक पठन सामग्री। प्राकृतिक भाषा में संदर्भ से पठन सामग्री का स्रोत है। कौन सा स्रोत है? इसको कहते हैं प्रमाणिक सामग्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा आकलन के बारे में सही है? शिक्षार्थियों की उपलब्धि, शिक्षार्थियों के व्याकरणिक ज्ञान का आकलन करना, शिक्षार्थियों की भाषाई निपुणता का आकलन करना, यह पता करना कि शिक्षार्थियों को क्या नहीं आता है। निम्नलिखित में से जो भाषा आकलन किया जाता है, इसके बारे में सही कथन है कि शिक्षार्थियों की भाषाई निपुणता का आकलन करना ही भाषा आकलन होता है। C4 चेन्नई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में त्रुटियों के विषय में सही है? जो भाषाई त्रुटियां हैं उनके विषय में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। कौन सा ऑप्शन इसका सही लग रहा है? भाषा त्रुटियों के बारे में। त्रुटियां शिक्षार्थियों तथा शिक्षक दोनों के लिए सीखने के क्षेत्र और प्रतिपुष्टि हैं। शिक्षार्थी जब भाषा का प्रयोग करते हैं तभी त्रुटियों को सुधारना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। त्रुटियां केवल शिक्षक के लिए सीखने के क्षेत्र हैं, ये भी गलत है। त्रुटियां सीखना भाषा में प्रथम भाषा के हस्तक्षेप का संकेत है। हस्तक्षेप, ये भी गलत है। तो आंसर इसका क्या है? A4 आगरा। त्रुटियां शिक्षार्थियों तथा शिक्षक दोनों के लिए सीखने के क्षेत्र और प्रतिपुष्टि हैं। अगला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक सामाजिक विज्ञान के साथियों के साथ मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता पर प्रदत्त कार्य देता है या देती है। शिक्षार्थियों को इस विषय पर रिपोर्ट लिखने तथा पोस्टर तैयार करने के लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक तथा इतिहास, भूगोल,
संस्कृति तथा राजनीति से संबंधित अन्य पुस्तकें तथा दस्तावेजों को पढ़ना भाषा अधिगम की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामाजिक विज्ञान में भाषा, सामाजिक विज्ञान का प्रदत्त कार्य, समूची पाठचर्या में भाषा, भाषा लेखन का विकास, इसे क्या कहते हैं? एक भाषा शिक्षक सामाजिक विज्ञान के साथियों के साथ मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता पर प्रदत्त कार्य देता है या देती है। शिक्षार्थियों को इस विषय पर रिपोर्ट लिखने तथा पोस्टर तैयार करने के लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक तथा इतिहास, भूगोल, संस्कृति तथा राजनीति से संबंधित पुस्तकें, दस्तावेजों को पढ़ना है। भाषा अधिगम की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामाजिक विज्ञान में भाषा, सामाजिक विज्ञान का प्रदत्त कार्य, समूची पाठचर्या में भाषा, भाषा लेखन का विकास, इसको कहते हैं दस्तावेजों को पढ़ने को कहते हैं भाषा लेखन का विकास कर रही है। डी फॉर डेनमार्क। सॉरी, ये क्षमा चाहूंगा सभी विद्यार्थी, ये नहीं, इसका आंसर है क्या? समूची पाठचर्या में भाषा। सी फॉर चेन्नई इसका आंसर है। अगला प्रश्न, एक शिक्षार्थी नए व्याकरणिक रूपों को सीखते समय पहले से सीखे हुए व्याकरणिक नियमों को आधार बनाता या बनाती है। इस अधिगम तकनीक को क्या कहा जाएगा? सॉरी विद्यार्थी, एक शिक्षार्थी नए व्याकरणिक रूपों को सीखते समय पहले से सीखे हुए व्याकरणिक नियमों को आधार बनाता या बनाती है। इस अधिगम तकनीक को क्या कहा जाएगा? संज्ञानात्मक युक्तियाँ, मेटाकॉग्निटिव युक्तियों, परासंज्ञान, आकृति आधारित अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम। एक शिक्षार्थी है वो नए व्याकरणिक रूपों को सीखते समय पहले से सीखे हुए व्याकरणिक नियमों को आधार बनाती है। इसी को कहते हैं मेटाकॉग्निटिव या परासंज्ञानात्मक युक्ति। अगला प्रश्न, एक शिक्षार्थी सीमित समझ के साथ एक पठन सामग्री को पढ़ पाता है। वह पठन सामग्री को बहुत अच्छी तरह पढ़ पाती है तथा अवबोधन कार्य को अपने बड़े भाई की सहायता से करती है। शिक्षण अधिगम का यह अभ्यास क्या है? इसको कोचिंग कहते हैं या ट्यूटरिंग कहते हैं या सारा मिलना कहते हैं या परिकल्पना निवेश कहते हैं। एक शिक्षार्थी सीमित समझ के साथ एक पठन सामग्री को पढ़ पाता है। वह पठन सामग्री को बहुत अच्छी तरह पढ़ पाती है तथा अवबोधन कार्य को अपने बड़े भाई की सहायता से करती है। तो ये क्या होगा? स्कैफोल्डिंग। ये किसका कथन था? वाइगोस्की का। वाइगोस्की का पासवर्ड क्या है? सारा। सी फॉर चेन्नई। अगला प्रश्न है, वह कार्य जो शिक्षार्थियों को शब्दों की आकृतियों से जुड़ने, अर्थ निकालने तथा प्रयोग करने में सहायता करता है। व्याकरण सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य, अर्थ ग्रहण करने के लिए भाषा सीखने का कार्य, व्याकरण सीखने के लिए संरचनात्मक कार्य, कार्यविधिक व्याकरण सीखना। वह कार्य जो शिक्षार्थियों को शब्दों की आकृतियों से जुड़ने, अर्थ निकालने तथा प्रयोग करने में सहायता करता है, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अर्थ ग्रहण करने की भाषा सीखने का कार्य या व्याकरण सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य, व्याकरण सीखने के संरचनात्मक कार्य,
कार्य व्याकरण सीखना, इसको क्या कहेंगे? व्याकरण सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य शिक्षार्थियों की कुछ विद्यार्थियों का आ रहा कि ए चेक करते हैं सभी विद्यार्थी। जल्दबाजी के प्रश्न होते हैं, वो जल्दबाजी में आंसर दिया हुआ हमेशा गलत होता है। थोड़ी ध्यान पढ़ के देखें, वो अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें इसका। वह कार्य जो शिक्षार्थियों को शब्दों की आकृतियों से जुड़ने, अर्थ निकाल ले तथा प्रयोग करने में सहायता करते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं व्याकरण सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य। ए फॉर आगरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण सीखने में सचेतना में वृद्धि करने वाली रणनीति है? निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण सीखने में सचेतना में वृद्धि करने वाली रणनीति है? व्याकरणिक इकाइयों को नियम की तरह प्रस्तुत करना और पृथक रूप से प्रयोग करने के लिए बार बार अभ्यास करना। पृथक करना, ये यहाँ से गलत हो गया। व्याकरण भाषा को संदर्भ में प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों के संज्ञान में लाना व प्रयोग करने के योग्य बनाना तथा बाद में उनका ध्यान इसके नियमों की ओर दिलाना। नियमों की ओर दिलाना, यहाँ से ये गलत हो गया। व्याकरण पुस्तक अथवा अभ्यास पुस्तिका से व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों को हल करने के लिए अभ्यास देना। आगे चेक करते हैं कि व्याकरण से जुड़े प्रश्न पठन सामग्री अथवा किसी वृत्तांत के से लिए जाते हैं और अभ्यास द्वारा सीखे जाते हैं। सी से बेस्ट इसका डी है, डी फॉर डेनमार्क इसका आंसर है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था टाइपिंग में। अगला प्रश्न है, अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है। जो अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है वो कौन सा है? बच्चे कक्ष शिक्षण के माध्यम से नवीन ज्ञान प्राप्त करते, भाषा संज्ञानात्मक अभ्यास के द्वारा सीखी जाती है। सभी शिक्षार्थी एक ही तरह से सीखते हैं, अपने बच्चे पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं। अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है कि जो बच्चे हैं वो कक्षा शिक्षण के माध्यम से नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। भाषा संरचनात्मक अभ्यास के द्वारा सीखी जाती है, ये भी गलत है। सभी शिक्षार्थी एक ही तरह से सीखते हैं, ये भी गलत है। बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं, डी फॉर डेनमार्क। छोटे जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए पाठ योजना बनाते समय अध्यापिका ने समग्र भौतिक प्रतिक्रिया TPR विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। पाठ में समग्र भौतिक प्रतिक्रिया TPR शामिल करने के लिए अध्यापिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? गतिविधि न करवाकर प्रश्न पूछे जाएं और उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए। ऐसी गतिविधियां करवाएं जो अपनी सीट पर बैठे बैठे हो सकें और जोड़ों या समूह में काम करने के मौके दें। कक्षा में कुछ श्रवण संबंधी गतिविधियां करवाई जाएं। श्रवण संबंधी गतिविधियां कुछ, तो यहाँ से गलत हो गया। ऐसी गतिविधियां करवाएं जो अपनी सीट पर बैठे हो सकें और जोड़ों में समूह काम कर सकें।
सीट पर बैठकर ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद गतिविधियां न करवाएं, प्रश्न पूछे जाएं और उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, तो ये भी गलत है। आंसर इसका है बी फॉर बॉम्बे। कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है? व्याकरण सीखने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है? व्याकरण अनुवाद, निगमनात्मक, आगमनात्मक, संप्रेषणात्मक। नियमों को सीखने से संबंधित कौन सा है? तो इसको कहते हैं निगमनात्मक। नियम से उदाहरण की ओर चलता है, बी फॉर बॉम्बे। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहा है। अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शिक्षार्थियों की लिखावट, विषय वस्तु की सटीकता, विषय वस्तु में प्रभाव और सटीकता दोनों पर ही ध्यान केंद्रित देना। एक अध्यापक कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहा है। अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? विषय वस्तु की प्रभावता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सी फॉर चेन्नई। अगला प्रश्न, उदयोन्मुखी टॉप डाउन से आशय है समग्र अर्थ पर ध्यान देना, ऊर्ध्वोन्मुखी बॉटम अप से क्या आशय है? लघु उत्तरीय प्रश्न पूछने पर ध्यान देना, पाठ्य वस्तु और अमूर्त विचारों के सार पर ध्यान देना, पठन पूर्व ध्यान देना, विषय पाठ्य वस्तु के संबंधों और वाक्यों पर ध्यान देना। उदयोन्मुखी टॉप डाउन से आशय है समग्र अर्थ पर ध्यान देना, और उदयोन्मुखी बॉटम से क्या आशय है? विषय वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना। डी फॉर डेनमार्क। अगला प्रश्न, भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों को निर्देश देना, शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना, शिक्षण के लिए उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करना, शिक्षार्थियों के विभिन्न वर्ग समूह बनाना। वर्ग समूह बनाना यहाँ से गलत, निर्देश देना यहाँ से गलत। अब बचते हैं आपके पास दो ऑप्शन, बी और सी, इनमें कंपटीशन है। तो भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकता की पहचान करना, शिक्षण के लिए उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करना जी यहाँ से गलत हो गया। आंसर है बी फॉर बॉम्बे, शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना चाहिए। अगला प्रश्न, एक छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है, उसे सीधी तरफ से पकड़ती है और उसके पृष्ठ पलटती है, इन सब में क्या सम्मिलित है? उद्गामी समाधान कौशल, उद्गामी इमर्जेंट साक्षरता कौशल, उद्गामी पाठचर्या, उद्गामी गुणधर्म। एक
छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है, उसे सीधी तरफ से पकड़ती है और उसके पृष्ठ पलटती है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उद्गामी इमर्जेंट साक्षरता कौशल, बी फॉर बॉम्बे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन है कि शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवंशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं और ऐसे में परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। परिवेश की कोई भूमिका नहीं है, तो यहाँ से गलत हो गया। भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित भाषा कक्षाई परिवेश का बहुत गहरा संबंध है, ये सत्य है। तो आंसर इसका क्या होगा? ए गलत है, आर, परंतु आर सही है। अगला प्रश्न, पठन सिखाने के उस तरीके को क्या कहा जाता है? पठन सिखाने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है? संरचनात्मक उपागम, संप्रसारणात्मक उपागम, अधोमुखी उपागम, टॉप डाउन जिसको कहते हैं, या समग्र भाषा उपागम। पठन सिखाने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है? उसे कहते हैं संरचनात्मक उपागम, ए फॉर आगरा। अगला प्रश्न है कि भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे? भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे? अधिभाषिक विचार विमर्श योग्यता, ध्वन्यात्मक जागरूकता, निपुण वक्ता, उद्गामी साक्षरता। भाषा के बारे में जो चिंतन करते हैं उनको कहते हैं अधिभाषिक विचार विमर्श योग्यता, ए फॉर आगरा। अगला प्रश्न है, एक माँ ने कक्षा 2 की अध्यापिका से पूछा कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि मेरी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो उसने कभी अपने वयस्कों या भाई बहनों से नहीं सुने। यह कैसे संभव है? इस प्रश्न का निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त उत्तर क्या है? रचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे नई भाषाएं आविष्कृत करते हैं। बच्चे भाषा केवल अपने वयस्कों के अनुसरण है या अनुकरण है, वो उसी से सीखते हैं, ऐसा गलत है। मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है। बच्चे भाषा तभी सीखते हैं जब हम बच्चे की भाषाई विकास पर पुनर्बल दें। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। बच्चे का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है, फिर दोनों की भूमिका बदलती है। बालिका वयस्क से प्रश्न पूछती है, यह युक्ति कहलाती है
कथावाचन, मॉडल पठन, साझा पठन, संभाविक संभाषिक पठन। प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है, फिर दोनों की भूमिका बदलती है। इसको कहते हैं साझा पठन। श्रीपुर, चेन्नई। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशलों का विकास कैसे कर सकती है? शिक्षार्थियों को वह सब सुनने के लिए कहना जिसे वे निष्क्रिय होकर सुनते हैं, ये गलत है। शिक्षार्थियों से कक्षा में और कक्षा के बाहर सतत रूप से बात करके अन्य भाषिक कौशलों को संबंध किए बिना केवल कौशलों पर ध्यान केंद्रित करके शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिनमें वे तरह तरह के भाषा स्रोतों और लोगों से सुन सकें, अन्य श्रवण गतिविधियां संलग्न हों। T4 डेनमार्क, ये सभी ऑप्शन कटते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। तर्क है कि व्याकरण प्राथमिक स्तर की पाठचर्या का अभिन्न अंग है। ये तो सही है, लेकिन ये गलत है। सटीकता बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो A4 आगरा इसका। अगला प्रश्न है कि भाषा अधिगम की प्रकृति और शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्थाओं में दोनों की अनुप्रयोगिता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों एवं मतों को क्या कह सकते हैं? भाषा अधिगम की प्रकृति और शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्थाओं में दोनों की अनुप्रयोगिता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों एवं मतों को क्या कहेंगे? इसको कहते हैं युक्ति, पाठ्यक्रम, विषय वस्तु, उपागम। इसको कहते हैं युक्ति, टेक्निक।